स्त्री का स्वभाव और पुरुष का भाग्य, इन दो रहस्यों को देवता भी नहीं जान सके, फिर मनुष्य की क्या बिसात। यह कथन केवल शब्द नहीं बल्कि एक चेतावनी है, ऐसी चेतावनी जो हमें बार बार याद दिलाती है कि भावनाओं की दुनिया में प्रवेश करना जितना सरल है, उसमें विवेक को बचाए रखना उतना ही कठिन। यह कथा उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य की है, एक ऐसा राजा जो न्याय, नीति और तप का प्रतीक था, लेकिन जिसने एक स्त्री के मोह में पड़ी डचकर अपने सिंहासन तक को खतरे में डाल दिया। वसंत का समय था। उज्जैनी नगरी उत्सवों से सजी हुई थी। नगर के हर कोने में रंग, संगीत और प्रसन्नता की लहर दौड़ रही थी। ठीक उसी समय नगर में एक नई नर्तकी आई, चंद्रलेखा। वह केवल एक नर्तकी नहीं, एक आकर्षण का तूफान थी। उसकी चाल में लहर थी, उसकी आंखों में रहस्य और उसकी वाणी में अमृत। नगर में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था जो उसे देखे बिना रह सके। नगर के मंत्री ने उसे राजसभा में नृत्य करने का निमंत्रण दिया और कहा, यदि तुमने अपने नृत्य से राजा को प्रसन्न कर दिया तो तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह पूरी की जाएगी। राजसभा में जिस दिन चंद्रलेखा ने पहली बार प्रवेश किया, वहां उपस्थित हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसके नृत्य में केवल अंगों की गति नहीं थी, वहां भावनाओं की धारा थी। वह नृत्य नहीं कर रही थी, वह हृदयों को स्पर्श कर रही थी। राजा विक्रमादित्य, जिनकी दृष्टि अब तक युद्धों, न्याय और धर्म में व्यस्त रही थी, पहली बार किसी स्त्री को इस तरह देख रहे थे। चंद्रलेखा के एक एक भाव ने जैसे उनके भीतर वर्षों से सोई हुई भावनाओं को जगा दिया। राजा की आत्मा, जो अब तक तप और धर्म में लीन थी, अब एक नर्तकी के मोह में डगमगाने लगी थी। राजा ने न केवल चंद्रलेखा को पुरस्कार दिया, बल्कि उसे महल में स्थान भी दिया। अब हर शाम राजा उसे देखने की इच्छा रखने लगे। मंत्रियों से चर्चा की जगह अब राजा चंद्रलेखा के साथ समय बिताने लगे। रातें संवादों में बीतने लगी और दिन स्मरण में। एक रात चंद्रलेखा ने राजा से पूछा, राजन, क्या आपने कभी किसी स्त्री से प्रेम किया है? राजा मुस्कुराए और बोले, अब कर रहा हूं। समय बीतता गया। राजा विक्रमादित्य का मन अब पूरी तरह चंद्रलेखा में रमा हुआ था। वे दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते और राजकाज अब उनके लिए गौण होता जा रहा था। एक दिन महल की छत पर चंद्रलेखा ने बड़ी मासूमियत से राजा से कहा, राजन, आप कहते हैं कि मुझसे प्रेम करते हैं। क्या आप मुझ पर इतना विश्वास करते हैं कि 3 दिन के लिए राज्य का कार्यभार मुझे सौंप दें? मैं देखना चाहती हूं कि आप अपने प्रिय को कितना मानते हैं। राजा मुस्कुराए, प्रिय, तुमने यह कैसी छोटी बात कह दी। मेरा राज्य, मेरा सिंहासन, मेरी सांसें सब तुम्हारे हैं। तुम्हें सत्ता देने में मुझे क्या हिचक? तुम तो मेरी आत्मा हो। चंद्रलेखा ने धीमे से सिर झुकाया, पर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। यह बात जब मंत्रियों को झांत हुई तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने आपस में सभा की और राजा से निवेदन किया, राजन, यह राज्य केवल भावनाओं से नहीं, निर्णयों और नीति से चलता है। वह एक नर्तकी है, कितनी भी गुणी हो, पर शासन चलाने का अनुभव नहीं रखती। यह निर्णय आपने बिना विचार लिए कैसे ले लिया? राजा ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, आप सब मेरी चिंता छोड़िए। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। चंद्रलेखा के मन में कोई कपट नहीं। वह मेरी प्रिय है और योग्य भी। मंत्रियों ने देखा कि राजा की बुद्धि अब प्रेम में डूब चुकी है। वे विवेक की बात सुनना ही नहीं चाहते थे, परंतु वे चुप नहीं रहे। उन्होंने एक अनुभवी वृद्ध साधु को बुलाया, जो राज्य का गुप्त रूप से निरीक्षण कर चुका था। उस साधु ने राज्य की दशा देखकर राजा से मिलने का निश्चय किया, और उसी क्षण से शुरू हुई वह रात जब मोह, विवेक और सत्य की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। जैसे ही चंद्रलेखा को राज्य की बागडोर मिली, सत्ता का रंग बदल गया। राजसभा, जहां न्याय और नीति का बोलबाला होता था, अब संगीत और नृत्य का अड्डा बन गई। चंद्रलेखा ने सबसे पहले न्यायमूर्तियों को हटाया और उनकी जगह अपने प्रिय कवियों और कलाकारों को बैठा दिया। सेनापति की जगह गायक और चित्रकार बैठने लगे। राज्य की प्रशासनिक बैठकें अब नृत्य गृहों में आयोजित होने लगीं। राजा की अनुपस्थिति में चंद्रलेखा ने स्वयं को राजप्रिया सम्राज्ञी घोषित किया। प्रजा हैरान थी, मंत्री निराश और सैनिक अनुशासनहीन।
उज्जैनी, जो कभी धर्म और नीति की राजधानी थी, अब अराजकता का स्वरूप बनती जा रही थी। इन्हीं दिनों वही वृद्ध साधु दरबार आया। उसने नगर भ्रमण किया, प्रजा से संवाद किया और राज्य की गिरती स्थिति को समझा। फिर एक दिन वह साधु स्वयं राजा विक्रमादित्य के समक्ष पहुंचा और कहा, राजन, प्रेम में दृष्टि अवश्य जाती है, पर विवेक जागृत रहना चाहिए। आज आप जिस स्त्री पर भरोसा कर बैठे हैं, उसका असली स्वरूप आपको आज रात पश्चिम के जंगल में दिखाई देगा। यदि आप सत्य को देखना चाहते हैं तो वहां अवश्य जाएं। राजा ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन वृद्ध साधु की बात उनके हृदय में उतर गई। रात के तीसरे प्रहर जब नींद नहीं आ रही थी, तब वे अकेले साधारण वेश में पश्चिम के जंगल की ओर चल पड़े। पश्चिम के घने जंगलों की शांति में केवल रात के कीटों की आवाजें थीं। राजा विक्रमादित्य साधारण वस्त्रों में निर्जन पथ पर चल रहे थे। हर कदम के साथ वृद्ध साधु की बात उनके भीतर गूंज रही थी। उनके मन में शंका, पीड़ा और जिज्ञासा का समावेश था। अंततः एक गुफा के पास पहुंचते ही उन्हें दियों की मंद रोशनी दिखाई दी। वे छिपकर वहां देखने लगे, और फिर उन्होंने जो देखा वह उनके लिए किसी वज्रपात से कम न था। गुफा के भीतर चंद्रलेखा थी, परंतु वह कोमल स्त्री नहीं थी जिसे राजा जानते थे। वह रेशमी वस्त्रों में सजी, गर्व और षड्यंत्र से भरी नजर आ रही थी। उसके सामने वे लोग बैठे थे जिन्हें वर्षों पूर्व विक्रमादित्य ने राज्यद्रोह के आरोप में देश से निष्कासित कर दिया था। चंद्रलेखा उनके साथ योजनाओं में व्यस्त थी। वह कह रही थी, राजा, अब मेरे वश में है। 3 दिन की सत्ता मेरे हाथ में है। कल हम सिंहासन हथिया लेंगे और विक्रमादित्य का अंत हो जाएगा। यह राज्य हमारा होगा। राजा स्तब्ध रह गए। उनकी सांसें रुकने लगी। जिस स्त्री को उन्होंने अपना प्रेम समझा, वह तो छलना निकली। वे बिना कोई आवाज किए चुपचाप वहां से लौट पड़े। रास्ते भर उन्हें यही बात कचोटती रही। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बद्दी भूल कर दी थी। राजा के कदम अब मोह में नहीं, क्रोध और विवेक में डूबे हुए थे। उन्होंने महल लौटते ही अपनी सेना को गुप्त रूप से आदेश दिया। गुफा पर छापा डाला गया और सभी षड्यंत्रकारी बंदी बना लिए गए। चंद्रलेखा को दरबार में लाया गया। उसका चेहरा अब मासूम नहीं था, उसमें अपराध का तेज था, परंतु शर्म नहीं। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, स्त्री की शक्ति सृजन भी कर सकती है और विनाश भी। तुमने मेरे प्रेम का नहीं, मेरी कमजोरी का लाभ उठाया, लेकिन मैं राजा हूं, और राजा मोह में नहीं, न्याय में विश्वास करता है। तुम्हें राज्य से निष्कासित किया जाता है। यदि दोबारा इस भूमि पर पग रखा तो दंड मिलेगा, वह भी कठोरतम। दरबार में शांति छाई थी। सारे षड्यंत्रकारी बंदी बनाए जा चुके थे और चंद्रलेखा राज्य से निष्कासित हो चुकी थी। राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे थे, पर उनका चेहरा कठोर नहीं, आत्मचिंतन से भरा हुआ था। उन्होंने सभा को संबोधित किया, आज मैं केवल एक राजा नहीं, एक मनुष्य के रूप में आप सबके सामने खड़ा हूं। मैंने जिस स्त्री को प्रेम किया वह छल थी, लेकिन दोष केवल उसका नहीं, मेरा भी है, क्योंकि मैंने अपनी आंखें बंद की, विवेक को त्याग दिया और हृदय की भावनाओं को शासन पर हावी होने दिया। मेरे मंत्रियों ने चिताया, पर मैंने नहीं सुना। मैंने सोच लिया कि प्रेम सत्य होता है, पर यह नहीं सोचा कि सत्य को परखने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। मैंने यह सीख लिया है कि स्त्री की सुंदरता अगर बुद्धि को ढक दे तो वह पुरुष नहीं रह जाता, केवल एक खिलौना बन जाता है। प्रेम में पड़ना सरल है, पर प्रेम में विवेक बनाए रखना कठिन। सभा मौन थी। राजा के शब्द हृदय से निकल रहे थे, और वह हृदय अब पीड़ा से परिपक्व हो चुका था। उन्होंने आगे कहा, मैंने आज यह भी जाना कि त्रिया चरित्र कोई निंदा नहीं है, यह चेतावनी है। यह कहावत स्त्री के स्वभाव की निंदा नहीं करती, बल्कि पुरुष की अंध भक्ति को कटघरे में खड़ा करती है। स्त्री में कोमलता है, सौंदर्य है, लेकिन उसमें भावनात्मक तीव्रता भी है, और वह शक्ति सृजन कर सकती है तो विनाश भी। चंद्रलेखा ने मुझे नहीं हराया, मैंने अपने विवेक को स्वयं पराजित किया। यह मेरी हार थी, उस राजा की हार जो न्याय और नीति का प्रतीक था। लेकिन अब मैं वचन देता हूं, इस भूल को मैं जीवन भर स्मरण रखूंगा। प्रेम को मैं नकारता नहीं, लेकिन अब मेरे लिए प्रेम वही होगा
जो नीति, सच्चाई और मर्यादा के साथ हो। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों में श्रद्धा थी। राजा ने सबसे क्षमा मांगी और घोषणा की, आज से उज्जैनी फिर से धर्म और विवेक की नगरी बनेगी। राज्य की समस्त व्यवस्थाएं पुनः स्थापित की जाएंगी और मैं स्वयं तपस्वी बनकर राज्य का पुनर्निर्माण करूंगा। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर लौट आए, लेकिन वे अब पहले जैसे नहीं थे। वह वही शरीर था, वही मुकुट, वही दरबार, पर आत्मा एक नया जन्म ले चुकी थी। अब उनका हृदय मोह से मुक्त था और मन एक तपस्वी की भांति स्थिर। जिस प्रेम ने उन्हें गिराया था, उसी अनुभव ने उन्हें ऊंचा उठा दिया। राजा ने एक बार महल की बालकनी से आकाश की ओर देखा। वहां चंद्रमा शांत था, जैसे कह रहा हो, जो प्रेम अंधा कर दे वह प्रेम नहीं, वह परीक्षा है। विक्रमादित्य अब उस प्रेम को नहीं खोजते थे जो रूप से मोहित करता है। वे उस प्रेम को पहचानने लगे थे जो आत्मा को दिशा देता है। उन्होंने अपने हृदय के भीतर एक दीप जलाया, विवेक का, और उस दीप के प्रकाश में वे फिर से वही बन गए। राजा नहीं, एक यशस्वी पुरुष जो अपने मोह से ऊपर उठ चुका था। कभी कभी जीवन हमें गिराकर सिखाता है कि कौन सी ऊंचाई सच में हमारी है। विक्रमादित्य गिरे पर फिर उठे, और इस बार वे पहले से कहीं अधिक अडिग, शांत और दिव्य हो गए। कई वर्षों बाद जब विक्रमादित्य के जीवन की यह कथा एक ऋषि ने अपने शिष्य को सुनाई, तो उसने अंत में कहा, हे शिष्य, मोह की प्रकृति है कि वह मीठे शब्दों और सुंदर मुखौटों में आता है। वह तृप्ति का भ्रम देता है, लेकिन अंत में खालीपन और पछतावा ही छोड़ता है। विवेक का मार्ग कठिन होता है, लेकिन वही स्थायी शांति, संतुलन और सम्मान की ओर ले जाता है। रावण, जो वेदों का झाता था, अपने मोह में स्वयं का नाश कर बैठा। दुर्योधन, जो राजकुमार था, मोह और अहंकार में अपने कुल का नाश ले आया। यह कथा केवल विक्रमादित्य की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो अपने भीतर के दीपक, विवेक को बुझाकर मोह की झूठी चमक में खो जाता है। त्रिया चरित्र कोई स्त्री विरोध नहीं है, यह भावनाओं और विवेक के संतुलन का आह्वान है। यह कहता है, समझो, देखो, परखो और फिर निर्णय लो, वरना तुम्हारे निर्णय ही तुम्हारा विनाश बन जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने अंततः यही सीखा कि प्रेम में आंखें खुली रखनी चाहिए, और न्याय केवल तब तक न्याय है जब उसमें विवेक जीवित हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ ऐसी ही भावनात्मक यात्राओं के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।